इस समय पूरा हॉल भरा हुआ है। आज ये बदलाव की जो लहर पूरे देश में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आज पूरा हिंदुस्तान उनकी तरफ बहुत लोकसभा हरिद्वार क्षेत्र के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत अपना वक्तव्य पेश करते हुए, अपना भाषण देते हुए स्टेज पर राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर के सभी पदाधिकारीगण बैठे हैं। यहाँ मध्य में प्रियंका वाड्रा भी बैठी हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा भी मध्य में, अभी जिनका भाषण भी होने वाला है। सरकार से, क्योंकि ये लोग जो योजना लाए हैं, अपनी योजना महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको 1 लाख रुपया सालाना देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और वीरेंद्र रावत कांग्रेस की तरफ से घोषणा करते हुए कि अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो जनता के लिए वो क्या योजना लाएंगे। मैं करके दिखाया हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग जिताएंगे 19 तारीख को, भारी संख्या में निकलिए और कांग्रेस को विजयी बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। धन्यवाद वीरेंद्र रावत जी, जिसका हमको इंतजार था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज हमारे बीच में रोटी में पधारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा भाषण देने वाली है। जनता उनके अभिवादन में खड़े होकर जनता उनका अभिवादन कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपना भाषण स्टार्ट करते हुए जनता का समर्थन उनको मिल रहा है हाथ हिलाकर। तो भाई यार बैठ जाओ यार, क्या देख रहे हो तुम? उस्ताद यार नीचे हो जाए, तेरे को कुछ मिल रहा क्या? मैं इतना ही कर सकूं? रिकॉर्डिंग कर लेंगे, सारी रिकॉर्डिंग खराब करो। अरे हम बेचेंगे वहां से बना लेंगे।
अब पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंदा भाजपा को मिली है पारदर्शी बताओ, उसमें पता चल रहा है कि चंदा पुल बनाया, जिसने पुल बनाया था उससे भाई जी जहां बड़े-बड़े ऐसे चुप करवा दो यार। वैक्सीन की कंपनी से चंदा ली, तो अब पता चल रहा है कि काला धन गया था और नोटबंदी क्या थी। लेकिन नोटबंदी का नुकसान कौन झेल रहा है? मोदी जी, मोदी जी आप झेल रहे हो। ये छोटे दुकानदार, ये जो दुकानें हैं यहाँ, छोटे बिजनेस, उसके बाद जीएसटी आई, तो जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेस वाला है, उसको तो लगभग आपने खत्म कर दिया। वो रोजगार नहीं दे सकता। खेती किसानी में है, किसान जीएसटी पे इतना खर्चा कर रहा है, इतनी महंगी हो गई है सारी चीजें उसके लिए, चाहे खाद हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे जिन चीजों पर जीएसटी हो, तो किसान इतना तरस रहा है महंगाई से, इतना उसको दबा दिया गया है, वो कमा नहीं पा रहा है। तो वो कमा नहीं पा रहा है तो खेती किसानी में रोजगार भी घट रहे हैं। तो इनकी जो नीति है वो रोजगार घटाने वाली नीति है। इन्होंने आज तक आपको एक विजन नहीं दिया है कि रोजगार बनाएंगे कैसे। कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में सरकार में आई, हमने उन प्रदेशों में गारंटी दी थी कि हम सरकारी पद भरेंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रदेश में लाखों सरकारी पद खाली पड़े थे भाजपा की सरकार में। आज भी केंद्र की सरकार के जो पद हैं उनमें 30 लाख खाली पद हैं। तो आप बताओ, देश में तमाम बेरोजगार बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके माँ बाप चाहे खेती करते हो, चाहे सैनिक हो, कुछ भी हो, उनको मुश्किल से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, पैसे इकट्ठे करके ट्यूशन की फीस दिलवाते हैं, एग्जाम करते हैं रोजगार के लिए। कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है, एमए करता है, पढ़ाई लिखाई तो सबकी लगभग पूरी हो जाती है अपने माता पिता की मेहनत से। फिर क्या होता है? रोजगार मिलता नहीं। अब कह रहे हैं कि 30 लाख खाली पद हैं केंद्र सरकार में, और उसके अलावा हर प्रदेश में प्रदेश सरकार के पद खाली है, लेकिन आज तक भरे नहीं गए हैं। बेरोजगार बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक नौकरी ढूंढते हैं, और जहाँ रोजगार मिलना चाहिए वो पद खाली पड़े हैं। तो पद भरने की भी इनकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो जो 30 लाख खाली पद है केंद्र के, वो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम उनको भरना शुरू करेंगे। देखिए हम समझ रहे हैं कि इन 10 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान किसने झेला है। इस देश के गरीब, किसान, नौजवान, इस देश की महिलाओं ने झेला है। और क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, हम इस चुनाव में कुछ ऐसी घोषणाएं हमने की हैं जो हम पूरी करके आपको दिखाएंगे, इसीलिए हमने उनको गारंटी का नाम दिया है। हमने जिन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी, आपने देखा होगा, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, हमने कुछ गारंटी चुनाव से पहले दी थी। हमने कहा था, कर्नाटका में हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2000 रुपए और प्रतिमा देंगे, वो देना शुरू हो गया है। हिमाचल में देना शुरू हो गया है। हमने कहा था ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू हो गया और इस तरह की जो गारंटी है जो हमने करके दिखाई है, वही गारंटी हम इस चुनाव में आपके सामने लाए हैं। और उनमें से मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ आपको। जो बेरोजगारी है देश में, इसको हम समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की हमारे केंद्र की सरकार की तरफ से आती है। जो बच्चे स्नातक पास हैं
लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं, में नौकरियां मिलती हैं और आप नहीं के नहीं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं। हम पेपर लीक का एक कानून निकालेंगे और एक जॉब कैलेंडर निकलवाएंगे जिसमें जिस दिन नियुक्ति होगी उसका डेट पहले से लिखा होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसका डेट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका डेट। और अगर इधर उधर किसी अधिकारी ने करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके प्रदेश में बहुत पलायन होता है। मैं भी रामनगर में थी, वहां में कह रही थी दिल्ली में उत्तराखंडी लोग बहुत हैं तो दिल्ली में काम कर रहे हैं और विदेश में भी, और वो इसलिए पलायन करके वहां जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वहाँ मुस्लिमों संघर्ष का जीवन है, अपने पूरे परिवार को कोई ला पाता है, कोई नहीं ला पाता, किसी को अपने परिवार को छोड़ के वहां जाना पड़ता है। साल में मात्र एक दो बार घर आने को मिलता है, घर आने को मिलता भी है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत संघर्ष है। तो पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन की स्कीम्स है, पर्यटन को बढ़ावे देने के लिए जो स्कीम्स है वो बनाई जाए और हम चाहते हैं कि यहाँ की खेती को मजबूत किया जाए। तो यहाँ पे जो बंजर वादियाँ हैं उनमें क्लस्टर फार्मिंग के लिए हम इंतजाम कराना चाहते हैं और यहाँ की जो जमीन के जो कानून है उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में आपके ऐसा प्रदेश है, पहाड़ों का इलाका है, वहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग के जरिए आजकल हल्दी, सेब, मशरूम वहाँ उगाया जाता है और वहाँ से आयात निर्यात किया जाता है उसको। तो उसी तरह से हम यहाँ कराना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपके जमीन के कानून है वो कमजोर किए गए हैं और अगर आप कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है उसकी जो तमाम नीतियाँ आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए बनाई जाती है, तो ये भी एक इस तरह की नीति है कि आपके कानून कमजोर करके वो जो आपकी जमीनें हैं वो बाहर के लोगों को बिके और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिके ताकि फिर उन्हीं का फायदा हो। तो हम चाहते हैं कि आपके जो खुद के यहाँ के कानून है उनको हम मजबूत बनाएं। किसान की सम्मान निधि की बड़ी बात करते हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आपको सिर्फ सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा मिले, हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं, जो मिल रहा है वो अच्छा है वो भी मिले, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप खुद अपनी कमाई कर पाए। यहाँ के जो किसान है अपने पैरों पे खड़े हो पाए और जो जितना मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उसकी जो कीमत है उनको मिले कि वो अपना जीवन मजबूत बना पाए, अपना भविष्य मजबूत बना पाए। इसीलिए हम चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे कि MSP एक कानून बन जाए। इसके साथ साथ खेती के जो सारे सामान हैं आज आपको उन पर GST देना पड़ रहा है, इसीलिए आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं और महंगाई बहुत बढ़ रही है आपके लिए। हम सारे किसानों के जो सामान हैं जिन पर आज GST है उन सबको GST मुक्त करेंगे। आपने देखा होगा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन जो गिने चुने बड़े उद्योगपति मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, उनको आपको मालूम है कितना लोन माफ किया गया है? बताइए कितना लोन माफ किया गया है? 16,000 करोड़ रुपए लोन माफ किए हैं उनके। आपने देखा टीवी पे किस तरह से शादियां करा रहे हैं? देखा नहीं देखा? देखा ना? और किसान कैसे शादी कराता है? किसान कैसे शादी कराता है?
लोन माफ नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो जरूरत ही नहीं है, उनके पास कितने हजार करोड़ रुपए पहले से, लेकिन उनके लोन माफ हो रहे हैं, किसानों के माफ नहीं हो रहे हैं। किसान मर जाए, किसान गरीबी के गर्दन में धंसा रहे, इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि कृषि ऋण के माफी के लिए एक स्थायी आयोग बने, ताकि ये एक चुनाव की बात नहीं, एक सरकार की बात नहीं, लगातार जब आप ऋण लेंगे तो आपके ऋण माफ होंगे। एक नई कृषि की आयात निर्यात की हम नीति लाना चाहते हैं, जिससे आपका फायदा हो, किसी बड़े उद्योगपति का नहीं। आपको मालूम है हिमाचल में सेब उगाते हैं, मोदी जी ने क्या किया, सेब के सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए। अडानी जी के पास सारे कोल्ड स्टोरेज हो गए, तो बताओ सेब का दाम तय कौन करेगा? अडानी जी। तो सेब का दाम तय करेंगे बड़े उद्योगपति, किसान क्या करेगा? किसान को तो मिलता ही नहीं है सही दाम। तो ये चल रहा है इस देश में। आप इन बातों को अगर ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो आप इसी तरह से आगे के 5 साल निकालेंगे, जिस तरह से आपके पिछले 10 साल निकले हैं। आपको टीवी पे और टीवी पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं, देखते हैं ना, बड़े बड़े देश, दूसरे अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, कह रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। गर्व होता है ये सब सुनने से? क्या आपको लगता है कि हमें नहीं होता? हमें नहीं होता है, हम भी खुश होते हैं कि हमारे देश की तारीफ हो रही है, लेकिन हम असलियत को नहीं भूल रहे हैं। असलियत ये है कि आप देश की जनता हो और आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आप महंगाई का सामना कर नहीं पा रहे हो, किसान ऋण के दलदल में फंसा हुआ है, ये भी सच्चाई है। इस सच्चाई को नकारा क्यों जा रहा है? ये सच्चाई आपको टीवी में क्यों नहीं दिखती? हाँ? टीवी का हुआ है आपको मालूम है कि हमारे देश की मीडिया 90% से अधिक बड़े उद्योगपतियों की है, कंपनियां ही बड़े उद्योगपतियों की है। तो आपको सच्चाई कहाँ बताएगा? मोदी जी आते हैं मंच पे वही कहते हैं 5 साल पहले कहा, मैं उनका भाषण सुन रही थी। क्या मोदी जी समझ पा रहे हैं क्या होता है ना कि अब हमारे इतने खुश हो गए राजनीति में, बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं हमने, सत्ता देखी है, बहुत मंत्रियों को देखा है, कांग्रेस के मंत्री देखे हैं, भाजपा के देखे हैं, अन्य प्रधानमंत्री देखे हैं। तो क्या होता है कि जब कोई सत्ता में रहता है और सत्ता बहुत ज्यादा होती है उसके पास, तो लोग सच्चाई बताने से डरते हैं। डरते क्यों नहीं? अरे आप प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हैं? आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, जो सबसे बड़ा अफसर है उसको कभी कभी कांस्टेबल भी सच नहीं बताएगा, करके मुझे डरा जाएगा, मुझे नहीं मार पड़ेगा, मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री जिसके पास इतनी सत्ता हो गई है, जो किसी को सवाल उठाने ही नहीं देता, उससे कौन सवाल पूछ रहा है? उसे सच्चाई कौन बता रहा है? उनको दिख भी रहा है कि यहाँ की देश की जनता कैसे जी रही है। वो समझ सकते हैं कि एक महिला के पास तो पैसे छोटे मोटे वो इकट्ठे करती है, दिन रात काम करके जब वो दुकान जाती है कुछ खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए, एक वर्दी, नए जूते, एक बोतल स्कूल में पानी नहीं है, पानी ले जाने के लिए एक बस्ता, तो कितनी मुश्किल से खरीद पा रही है। क्या प्रधानमंत्री जी समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। उनको तो कोई बताने वाला ही नहीं है। मंच पे आते हैं उनको लगता है कि सब कुछ हाल है, सब कुछ है।
जो नाता होता है, जो रिश्ता होता है पब्लिक के साथ, वो सत्ता अक्सर तोड़ देती है उस रिश्ते को, सत्ता घेर लेती है इंसान को। और मुझे यकीन है कि मोदी के साथ यही हो रहा है। मैं उनके भाषण देख रही थी, वो बात कहीं की कर रहे हैं और जनता कहीं है। वो किसानों की खुशहाली की बात कर रहे हैं, यहाँ किसान अपना ऋण नहीं चुका पा रहा है। यहाँ गन्ने का बकाया नहीं दिया 2017 से। जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो पूरा गन्ने का बकाया 15 लाख करोड़ था और ऋण माफ कर रहे थे बड़े 20,000 करोड़ का भवन बना रहे थे और गन्ने का किसान पूछने वाला नहीं था। और यही सब देश भर में यही हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं, अलग हो गए आपसे, समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे आपको, G20 करा देंगे, कुछ करा देंगे और आपकी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपकी एक असलियत है ना, आपकी एक सच्चाई है। उस सच्चाई को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उस सच्चाई को आप दिन रात उस सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सोचिए और पहली बात है, इसको समझिए। मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके हत्यारों को संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी जब जवाब दें, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क में बैठे थे, कह रहे थे हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें मदद करिए, मोदी जी कहते मुझे मोदी जी सिखाते। जब हाथरस में एक महिला का रेप होता है और बीच रात में उसका शव जलाया जाता है, जिसने शव जलाया उसका आरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। कल योगी जी आ रहे हैं उत्तराखंड, योगी जी से पूछिए। योगी जी से पूछिए कि उन नाव की पीड़िता के साथ जो हुआ उसका संरक्षण, जिन्होंने वो किया उसका संरक्षण कौन कर रहा है? मोदी जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए। क्या मतलब है नारी शक्ति का? नारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप संसद भवन में एक बिल को पास करें जिससे आप कहते हैं कि नारियों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे और वो आरक्षण 6 सालों के लिए नहीं मिलेगा। ये नारी शक्ति के लिए नहीं है, ये अपनी शक्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए है। बस चुनाव आ रहा है, सब समझ गए हैं। आज मंच में बैठा हुआ एक नेता समझ गया है कि इस देश की महिलाएं 50% हैं। समझ गए हैं कि महिला का वोट महत्वपूर्ण है। जब मैं चीखती चिल्ला रही थी इसके बारे में, जब मैं कह रही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे 2-3 साल पहले। अब अचानक पता चला कि महिलाओं के बजाय बगैर
ये मोदी जी के खोखले बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के वो बयान, वो घोषणाएं हैं जो कांग्रेस करके रोज दिखा रही है। 50% सरकारी रोजगार महिलाओं को दिलवाए जाएंगे ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि आपका सम्मान हो, आपकी इज्जत हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी इज्जत होनी चाहिए, आप सम्मान से अपनी कमाई कर पाए। आशा आंगनबाड़ी की महिलाएं दिन रात काम करती हैं, मिड डे मील की महिलाएं दिन रात काम करती हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र की सरकार आएगी तो जो केंद्र सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन है उनके वेतन में वो दुगना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी। रक्षा की और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों, अपनी प्रजा की रक्षा की। ये पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करते हैं।
मैं और मेरे पति बैठे थे और पंडित जी ने पहले तो पूछा कि कितनी चंदा मिलेगी। हमने बता दिया ठीक है जो भी है ऐसा वैसा ठीक है। शुरू हुई पूजा और मैं सुन रही हूँ कि इनको तो एक भी भजन नहीं आता है, ये तो सारे श्लोक बोल रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ अपने पति का चेहरा, हम दोनों हंसने लगे कि ये कैसे पंडित जी आ गए। तो इस देश में ऐसे भी पंडित जी होते हैं कभी कभार जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, अपना व्यापार बना देते हैं, होते हैं। और अच्छे पंडित जी भी होते हैं जो धर्म को धारण करते हैं, जो जब पूजा करने आते हैं अपने घर तो आपको समझा पाते हैं, आपको बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि ये श्लोक का मतलब ये है कि अपना जीवन सादगी से जियो, ये धर्म है हमारा, सच्चाई हमारा धर्म है। तो धर्म के बारे में बोलना काफी नहीं होता, धर्म को धारण करना पड़ता है। अगर आप कहते हो कि आप धार्मिक इंसान हो और आप मंच पे खड़े होकर जनता को रोज झूठ बोलते हो तो आप धार्मिक इंसान नहीं हो। तो आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो सत्ता के लिए। आप माता के उपासक नहीं हो, आप सत्ता के उपासक हो। नवरात्रि चल रही है, बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन में रामनगर में कई जगह पुराना छोटा सा मंदिर है जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है और आज मैं भगवान आई हूँ। नवरात्रि के समय चुनाव चल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? जो असली धार्मिक व्यक्ति है वो आपके सामने सच्चाई रखेगा, जो नकली धार्मिक व्यक्ति है वो धर्म की बातों पर आपको उकसाने की कोशिश करेगा, आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करेगा ताकि चुनाव में उसका फायदा हो। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हम तो समझाते थक गए। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। 10 सालों से आप देख रहे हैं सब कुछ, सब आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, और आपका जीवन संघर्षों के दलदल में है। महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, मुश्किलों में हो, लेकिन आप सच्चाई को पहचान के नहीं रहे हो। सबसे बड़ी पहचान लो सच्चाई को,
पार्टी की ये सभा अब समाप्त हुई। अपार जनसमूह देखकर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग तय है। उमेश कुमार और मौलाना जो बसपा के हैं वो अब पीछे होते नजर आ रहे हैं। इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से कांग्रेसियों में एक नया जोश, नया उमंग देख सकते हैं आप। लगभग पूरा पंडाल भरा हुआ, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। लगभग 30-40 हजार लोगों की संख्या होनी चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, मेरे साथ आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक अपनी बाइक तो ले लो। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचार रखा रहे हैं, ना अंकिता की बात करते हैं, ना कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना सिलक्यारा की बात करते हैं, ना वो जोशीमठ की बात करते हैं, ना केदारनाथ की बात करते हैं, ना भर्ती घोटालों की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने कोई विषय नहीं छोड़ा। हम परेशान थे पेपर लीक से, पटवारी पेपर लीक से, भर्ती घोटाले से, उन्होंने लिया। उन्होंने केदारनाथ